गुड मॉर्निंग ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। तो ये एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि एनसीईआरटी का है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो हम आज 100 क्वेश्चन एडुटेरिया का करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 100 क्वेश्चन। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो ये एनसीईआरटी से ही लिया गया कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो ये उत्तर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है मेसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो मेसोलिथिक है इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तो ये जो मेसोलिथिक है इसी को हम माइक्रोलिथिक भी कहते थे। दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपका आंसर जो है ओनली फॉर फर्स्ट होगा कि ये जो मेसोलिथिक है इस समय पत्थर के जो औजार थे वो माइक्रोलिथिक कहलाता था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि बसोली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो बसोली शैली है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसोली कहाँ से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है 4 नंबर की रस मंजरी की रचना किसने की थी। तो ये जो रस मंजरी है इसके रचनाकार भानुदत्त है। रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो वो भानुदत्त है। बृहद धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बृहद धर्म पुराण के संबंध में है कि इसकी रचना बंगाल में की गई थी। बृहद धर्म पुराण की रचना बंगाल में की गई थी। इसने ब्राह्मणों को कुछ विशेष प्रकार की मछली खाने की अनुमति दी थी। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह और उनका वर्ष दिया हुआ है कि फारुखसियर का काल जो है 1713 से 1719 हो जाएगा। फारुखसियर का काल 1713 से 1719 हो जाएगा। यही सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय का जो है 1754 से 1759 हो जाएगा। 54 से 59 जो है आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का होगा। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 तक इनका काल था। अहमद शाह का था 1748 से 1754 तक अहमद शाह का था काल। तो ये मिलान करने वाला था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। तो ये जो सवाई राजा जयसिंह है इनको मालवा क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी, मालवा क्षेत्र की। 8 नंबर क्वेश्चन है नवपाषाण काल के औजार के बारे में बताना है। तो ये जो नवपाषाण काल के औजार हैं, औजार जो है वो पॉलिश किए जाते थे। औजार कैसे थे? तो ये पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। इस अवधि में क्या होता था? तो जो ओखल है या फिर मूसल है इसमें अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिख जत्तों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है। तो ये जो सिख जत्ते हैं या फिर मिसल है इनकी संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल खालसा कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। तो उपज का 20 ये जो उपज का 20% हिस्सा जो है वह उपज का 20% हिस्सा राखी व्यवस्था के लिए लिया जाता था। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है। तो ये जो ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें दिया हुआ है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। राजा के पास में राज्य ही मतलब नहीं था तो फिर कर कैसे वसूलते थे वो। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऋग्वैदिक काल में राजा के बारे में दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने को अनुमति दी गई थी। तो महिला हो या फिर शूद्र हो दोनों को वेद करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो नहीं दी गई थी ऋग्वैदिक काल में। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन किया था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बनाई थी। तो दक्षिणापथ की जो संख्या है वो 12 बताई गई थी। कितनी थी? तो वो 12 थी। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो विक्रम संवत को देखा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़कर। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रम संवत। और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था हर्षवर्धन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए ये 18 नंबर की पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो नगरम
पूर्वम जो है व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। 19 नंबर है कि जनपद का क्या अर्थ होता है? जन में बसने की जगह जो है जनपद का अर्थ होता है। 20 नंबर है महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो महाजनपद का जो उद्भव हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। महाजनपद काल के बारे में है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, इसमें असत्य कथन को चूज़ करना है। पहले यही पढ़ लीजिए कि इसमें असत्य कथन को चूज़ करना है। तो जो हल के फाल थे वह लोहे के बनने लगे थे, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। 22 नंबर है कि पाणिनि के बारे में बताना है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड गलत होगा कि उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों जोड़ा, दिस इज रॉन्ग। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो ये जो वज्जी संघ है इसका वर्णन दीर्घ निकाय में है। पूरी उड़ीसा, पूरी हो या फिर उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो पुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वह गंग वंश ने बनाया था, गंग वंश ने। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर ने बंगाल को 1556 में जीता था। दक्षिण भारतीय भक्ति संत के बारे में बताना है, तो नैनार शैव संत थे। ये जो नैनार है ये शैव संत था, अलवार वैष्णव संत थे। दोनों स्टेटमेंट राइट होगा कि नैनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। और ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, दिस इज रॉन्ग। कि ये जो संत थे केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया या फिर पनार जातियों के लोग थे, दिस इज रॉन्ग। तो फर्स्ट इसमें से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, दिस इज रॉन्ग। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है दार्शनिक शंकर के बारे में बताना है, तो शंकर का जो जन्म है वो 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। उन्होंने जगत को मिथ्या या फिर माया कहा था, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। एंड मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का आदेश दिया था, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। तो 3 क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे। फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा कि उन्होंने अद्वैतवाद के समर्थक थे, उन्होंने जगत को मिथ्या या फिर माया बताया और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो वीर शैव आंदोलन है ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जान रे किसने लिखा है? ये नरसिंह मेहता ने लिखा है। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थे? तो ये जो नाथ पंथ है ये उत्तरी भारत क्षेत्र में लोकप्रिय थे। मीराबाई किसकी अनुनायी बन गई थी? मीराबाई जो वो रविदास की अनुनायी थी, रविदास होंगे। चोल काल के बारे में बताना है कि चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो वेट्टी जो है वह एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, नगद में नहीं बल्कि जबरदस्ती वसूला जाता था वेट्टी कर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कदमई एक भू राजस्व था, दिस इज राइट स्टेटमेंट की कदमई जो वह एक भू राजस्व था। 34 नंबर है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये जुल्हा परिवार में हुआ था, दिस इज राइट स्टेटमेंट। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर की, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो ये पाणिनि ने किया था। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो वो प्राकृत भाषा में दी थी। जैन धर्म के बारे में बताना कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, दिस इज राइट स्टेटमेंट। साधारणतः किसान वर्ग के लोग जैन धर्म को स्वीकार नहीं करते थे, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट, वो था राइट स्टेटमेंट। 39 नंबर है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो ये विनय पिटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत चूज करना है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा? तो आप देख सकते हो कि संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। और विवाह स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, गलत। जो विवाहित स्त्री थी उसको अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका आंसर जो ये डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, महायान के बारे में बताना है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। अब बोधिसत्व के बारे में बताना है कि ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 43 नंबर की, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालानुक्रम बताना है। तो पहले फांसियन हो जाएंगे, तो फायान बोलते हैं, उसके बाद हेनसवांग होंगे, देन लास्ट में स्सिंग होंगे, तो फायान, हेनसवांग और स्सिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम मेगास्थनीस था। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है? तो पहले हिंद आए थे, हिंद यवन, उसके बाद शक, शक के बाद हिंद पार्थियन और पार्थियन के बाद कुषाण हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भारत में विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है? तो हिंद यवन, शक और हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण हो जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इस अधिकारी का नाम था धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था, इनको धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। अशोक के बारे में बताना है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी? ये जो मुगलों की जागीर थी वह दिल्ली सुल्तानों में से इक्ता के बराबर थी। नेक्स्ट है आपका 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में बताना है। तो यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, दिस इज अ रॉन्ग। कि ये जो केरल में लिखा गया है तो गलत है, केरल में नहीं लिखा गया, ना ही मलयालम में है भाषा में। सेकंड है आपका ऑप्शन कि इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बोथ आर रॉन्ग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है वह गंधार, जौगौर, लुम्बिनी, ब्रह्मगिरी और गिरनार में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका कि अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया, श्रीलंका, मिस्र, सभी हो जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजकुमार को राज्यपाल का पद दिया जाता था। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्री, पहाड़ी तथा पर्वतों में बटे होने के कारण, बोथ आर राइट। 54 नंबर है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो वो पात्र है चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड हो जाएंगे। पांडुलिपि के महत्व के बारे में बताना है कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा और स्तंभ लेखकों के अध्ययन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन कुषाण की दूसरी राजधानी रही है? तो कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा रही है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो अरिकामेडु है ये पुडुचेरी में है। कहाँ पे है? तो पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो जातक कथा है इसका संकलन बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था, बौद्ध अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो बड़ी भूस्वामियों को विल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विल्लाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले गांधार अभिलेख के बारे में बताना है। तो अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया था, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, और इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। तो अशोक के लेख ब्राह्मी भाषा में नहीं है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका कि पुरातात्विक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो अभिलेख, जानवरों की हड्डी, औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष, जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चाय ढूंढने के कारण, और मौसम बदलने के कारण, बोथ आर राइट। आहत सिक्के के बारे में बताना है। तो आहत सिक्के समानता आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, दिस इज अ रॉन्ग। आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार नहीं होगा। नेक्स्ट है, आहत सिक्के को समानता ढालकर बनाया जाता था, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, और यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृति के होते थे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
मथुरा के विभिन्न अभिलेख में से किसका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा में सुनार का, लोहार, बुनकर का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगमकालीन व्यापार के बारे में बताना है। तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। इसमें गलत पूछ रहा है कि गलत क्या है। तो व्यापारी सामान को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, तो गलत पूछ रहा था। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? संगमकालीन व्यापार के बारे में पूछ रहा था, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दिस इज ऑल्सो राइट। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ये भी सही होगा। तो इसमें गलत पूछ रहा था ना, तो इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध के जो रचनाकार है वह अश्वघोष है। कौन है? तो अश्वघोष है। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में बताना है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। तो ये जो बौद्ध धर्म है दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। इस क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा। क्या कहलाता है? तो जो वृत्ताकार पथ होता है उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। 69 है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो वो जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे हों और अहिंसक जानवर, वो था राइट। नेक्स्ट है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन था? तो पुहार जो है चोलों का महत्वपूर्ण पतन था, पुहार। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो बुर्ज होम के जो लोग थे वह गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। दिस इज अ राइट। पुरातत्वविदों को बुर्ज झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, वो था राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर की, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो वो शाखा थी महायान का विकास हुआ था। कुषाण धर्म के समय किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो उस शाखा का नाम है महायान का विकास हुआ था। 73 है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में, तांबा मिला है राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से। तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक। नेक्स्ट है 74 नंबर, हड़प्पाई स्थल के बारे में बताना है। तो नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, वो था राइट। नेक्स्ट है 75 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। दिस इज अ राइट। मुहर लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दिस इज ऑल्सो राइट। कच्चे माल का आयात घट गया। दिस इज ऑल्सो राइट। और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा था? तो वो कुषाण वंश था जो कि सबसे प्रसिद्ध था। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो अश्वघोष है ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो वह काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो गलत स्टेटमेंट हमें चूज करना है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। दिस इज अ राइट। ऐहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। नरसिंह वर्मन ने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया था। 80 नंबर क्वेश्चन है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो जाट राज्य सूरजमल के समय अपने शक्तिशाली रूप से उभरा था। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे।
केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? तो केंद्र सरकार ने तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया था। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो BR कम्बोज हो जाएंगे, BR कम्बोज। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और ये अरब अमीरात के बीच हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के बीच। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहा है? तो 4 वर्षों के लिए करने जा रहा है। 86 नंबर है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उप प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के बारे में बताना है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दिस इज रॉन्ग। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। दिस इज राइट। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है एक्सरे पोलारिमीट सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो ये जो एक्सरे पोलारिमीट सैटेलाइट है, एक्सपोर्ट और सैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया तथा दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारिमेट्री माप के लिए समर्पित है। दिस इज रॉन्ग। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। दिस इज राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका 89 की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने क्षेत्र क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों में शामिल है? तो आर्थिक भागीदारी समझौता में शामिल है वस्तु और सेवा में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा का अधिकार और ई-कॉमर्स। बोथ आर राइट। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के बारे में बताना है। तो यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। कोई नहीं, मतलब सारा गलत ही एस्टीमेट है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता है। दिस इज रॉन्ग। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FRM के अंतर्गत आती है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर के बारे में है कि GST में निर्यात अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार होते हैं। दिस इज रॉन्ग। GST केवल वस्तु के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया। इसमें दिया गया उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो उपरोक्त में से केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट है आपका कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजना को रोकना है। दिस इज रॉन्ग। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। दिस इज राइट। और भारत मालदीव में ग्रेट मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित रहा है। दिस इज ऑल्सो राइट। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के बारे में बताना है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है। दिस इज रॉन्ग। इस समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना। बोथ आर रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई थी? तो ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना बिहार में हुई थी। 96 नंबर है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितनी किताब पर कब्जा जमाया है? तो ये बिहार ने कब्जा जमाया है। 97 है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करनी है? ये बिहार ने लॉन्च किया है। 98 है, सड़क हादसे में 2022 में बिहार का स्थान जो है वह 13वां था और केंद्र शासित ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 4,797 करोड़। फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा एडुटेरिया का टेस्ट और ये NCERT बेस्ड जो है वो मॉक दिए गए हैं। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आपके फाउंडेशन भी अच्छे रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हमारा मतलब कोशिश रहेगा कि हम एडुटेरिया के जो हमारे टेस्ट सीरीज़ दिए गए हैं, इसमें टोटल 348 पेज है, और मैं आपको 348 पेज जो है वह डेली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड करवा दूंगी। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और आज हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हुआ। और ये बताइएगा आपको ये कैसा लगा। जी धन्यवाद। नेक्स्ट आपको मैं 100 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी।